अब मैं आपको बताता हूं वेनेजुएला में अमेरिकी हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाकर एक बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया को गिरफ्तार कर लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया। मैं आपको राष्ट्रपति ट्रंप की निगरानी में चले ऑपरेशन के हर एंगल को आपके सामने रखूंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर क्यों ट्रंप ने व्हाइट हाउस की बजाय वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य अभियान की कमान अपने फ्लोरिडा के क्लब से संभाली। ये भी बताऊंगा कि वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिका ने किन किन लड़ाकू जेट्स, बॉम्बर और वॉरशिप को शामिल किया। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना में शुमार अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के खिलाफ जिस अंदाज में ऑपरेशन चलाया वो बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसके तहत बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया गया, अमेरिका लाया जाया गया। अब मैं आपको इस पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन की टाइमिंग क्या कुछ रही, हर एक चीज आपके सामने ग्राफिकली रखता हूं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को यानी 2 जनवरी की रात लगभग 10:46 पर इस मिशन को ग्रीन सिग्नल दिया, थम्स अप किया। शनिवार 3 जनवरी को तड़के 2 बजे के आसपास अमेरिकी वायुसेना ने वेनेजुएला के हवाई रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने के लिए हवाई हमले किए, एयर स्ट्राइक्स की। 150 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स ने अलग अलग ठिकानों पर अटैक किया। अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने करकास में जमकर बमबाजी की। वेनेजुएला का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसे तबाह कर दिया गया। अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स स्थानीय समय अनुसार सुबह 2:01 पर कराकस स्थित मादुरो के मुख्य परिसर में उतरते हैं। जो स्पेशल पैरा फोर्सेस हैं वो उतरती हैं। आखिर मादुरो को कैसे कस्टडी में लिया गया, ये सारा घटनाक्रम कैसे हुआ, कब हुआ, वो भी आपके सामने टाइमलाइन रखता हूं। कराकस में सैन्य परिसर में उतरने से लेकर मादुरो को सुरक्षित बाहर निकालने तक पूरा जमीनी ऑपरेशन लगभग 150 मिनट यानी लगभग 2.5 घंटों तक चला। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने ताबड़तोड़ एक्शन को अंजाम दिया। यूएस की स्पेशल डेटा फोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। एफबीआई की होस्टेज रेस्क्यू टीम ने कार्रवाई करते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2:01 पर यह पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके परिसर से सुबह लगभग 2:01 से 2:30 के बीच अपनी कस्टडी में ले लिया और सुबह 4:29 पर मादुरो को लेकर अमेरिकी हेलीकॉप्टर वेनेजुएला की समुद्री सीमा पार कर चुके थे। ये पूरी टाइमलाइन में आपके सामने रख रहा हूं, किस वक्त क्या कुछ हुआ। सुबह 4:29 तक कस्टडी में थे, हेलीकॉप्टर्स तैयार थे, हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर चुके थे और वो चले गए वेनेजुएला की समुद्री सीमा की तरफ, पार कर चुके थे। ये ऑपरेशन लगभग 2.5 घंटों तक चला। उसके बाद एक अमेरिकी युद्धपोत पर उन्हें ले जाया गया। अमेरिका के इस हमले में वेनेजुएला और क्यूबा में कम से कम 80 लोग मारे गए। आप समझिए, कैजुअलिटीज भी इसमें हुई हैं, जिनमें 32 क्यूबाई सैन्य और खुफिया अधिकारी भी शामिल बताए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि देर रात तड़के इस ऑपरेशन को अंजाम क्यों दिया गया, तो वो इनसाइट्स भी आपके साथ मैं साझा करता हूं। आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि देर रात ये ऑपरेशन क्यों किया गया। देखिए, वेनेजुएला की सेना को जवाब देने का मौका ही ना मिल पाए, आपको रिएक्शन का टाइम भी ना मिल पाए। जब तक आप सोचे ये हुआ क्या, उससे पहले तो अमेरिकन की स्पेशल डेटा फोर्सेस अपने ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी थी और इसके लिए सबसे पहले देश की कम्युनिकेशन व्यवस्था को टारगेट किया गया। इसके लिए F-35 जेट्स और अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। एल वोल्कान, जो कि एक बड़ी सिग्नल और एंटीना साइट है, उस पर
अटैक किया गया, टारगेट्स को लॉक किया गया। राजधानी और आसपास के इलाकों में सिग्नल और सैन्य संचार एकाएक ठप हो गया। इसके बाद कराकस के सबसे अहम सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक कई हमले हुए। फुएर्टेवेरा, जो राजधानी का मुख्य सैन्य बेस है, आर्मी बेस कैंप है, ला कार्लोटा, जो कि एयरबेस है, उन्हें टारगेट पर लिया गया। इन ठिकानों पर हमले का मतलब था वेनेजुएला की सेना की कमांड और एयर ताकत को एक साथ कमजोर करना। मादुरो को भागने के लिए सभी रास्ते बंद नजर आए। एक के बाद एक उन तमाम रास्तों को नेस्तनाबूद किया गया जहां से मादुरो और उनकी पत्नी भाग सकते थे। इसके बाद भी डेल्टा फोर्सेस ने यहीं पर नहीं रुकी। वेनेजुएला के मुख्य सी पोर्ट ला गुएरा बंदरगाह को भी, पोर्ट को भी टारगेट किया गया ताकि समुद्री रास्ते से भी किसी तरह की मदद या मूवमेंट ना हो पाए। इसके अलावा हिगुए गेट हवाई अड्डे पर भी अटैक किया गया, जो कि राष्ट्रपति भवन मीरा फ्लोरेस पैलेस से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मादुरो वहां कार से लगभग 1 घंटे में पहुंच सकते थे, लेकिन इस एयरबेस को भी निष्क्रिय करने का मकसद बिल्कुल साफ था। सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने से पहले सभी संभावित रास्ते बंद करना था। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ किए गए हवाई हमलों में, एयर स्ट्राइक्स में अपने घातक लड़ाकू विमान, बॉम्बर्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया, 150 से अधिक विमान इस ऑपरेशन में शामिल थे। चिनूक हेलीकॉप्टर्स से भी अपाचे हेलीकॉप्टर्स, चिनूक हेलीकॉप्टर्स और F-35, साथ ही बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल इस ऑपरेशन में किया गया। हमले के दौरान और उसके बाद वेनेजुएला से आए वीडियो में CH-47 ट्विन रोटर हेलीकॉप्टर्स आसमान में गश्त करते नजर आए। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसे भारत में चिनूक नाम से जाना जाता है। यह हेलीकॉप्टर आमतौर पर बमबारी के लिए नहीं, बल्कि कमांडोज को, स्पेशल फोर्सेस को किसी खास स्थान पर उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे अटकलें तेज हो गई कि जमीनी ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्सेस को इसी विमान से उतारा गया। संभव है इस हेलीकॉप्टर से कमांडो उतरे हों और उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन में धावा बोला हो। वहीं से मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी पत्नी के साथ देश से बाहर ले जाया गया। इस एक बार फिर से अमेरिका ने जहां अपनी फोर्सेस की ताकत दिखाई, दुनिया को बताया कि अमेरिका वैसे तो चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति रहे, लेकिन जब कहीं पर भी किसी भी तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देना होगा तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। अब अमेरिकी वायुसेना की ताकत क्या कुछ है। F-22 रैप्टर, जिसको F-22 रैप्टर कह के जानते हैं, ये क्या है? ये सबसे तेज, सबसे उन्नत स्टेल्थ लड़ाकू जेट्स में से एक है, जिसका लोहा अमेरिका ही नहीं दुनिया भी मानती है। उसका इस्तेमाल किया गया। एयर स्ट्राइक्स जब की गई, अमेरिकी एयरफोर्स ने इन जेट्स का इस्तेमाल किया गया। तो सीधे तौर पर इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका ने अपनी एयर ताकत दिखाई, अपनी एयरफोर्स में जुटे शानदार एयरक्राफ्ट्स दिखाए और ये बताया कि अमेरिका जब तक ये चाह रहा है कि पीस हो, शांति हो, लेकिन जब जब उसे लगेगा कि उसे किसी ऑपरेशन करने की ज़रूरत है तो ऑपरेशन किसी भी राष्ट्र में घुसकर क्या कर सकता है, वो इस ऑपरेशन ने बताया। टॉप एंगल में हम बात कर रहे हैं अमेरिकन फोर्सेस की, जिन्होंने महज 2.5 घंटे में इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें कुछ लोग इसके समर्थन में बात कर रहे हैं, कुछ लोग इसके विरोध में बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, अमेरिकन एयरफोर्स ने एक बार फिर से दुनिया भर में अपना लोहा तो मनवा लिया है। अब इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने किन किन एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया, वो भी मैं आपको ज़रा जल्दी से बता देता हूँ। अमेरिकी वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई। F-22 रैप्टर्स, सीधी बात है, अपनी ताकत जब आप इसका सदुपयोग करें तो दुनिया के काम आती है, लेकिन जब आप इसका दुरुपयोग करने लगे तो फिर इसे कहा जाता है दादागिरी। अब कौन कौन से एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए? F-35 लाइटनिंग II दुनिया के सबसे आधुनिक मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है। FA-18
ये सुपर हॉर्नेट नेवी स्ट्राइक फाइटर जेट है जिसका इस ऑपरेशन में अंजाम दिया इस्तेमाल किया गया। EA-18G ग्रोवर ये इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान है। लंबी दूरी में ज़बरदस्त तरीके से भारी इंटेंसिटी के और बड़ी क्वांटिटी में बम वर्षक ले जाने में ये शामिल रहता है। अपाचे, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अपाचे हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया, चिनूक का भी इस्तेमाल किया गया और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल डेल्टा फोर्स ने किया है। इन विमानों ने वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को, इन पूरे टारगेट्स को न सिर्फ लॉक किया बल्कि अचीव किया। विशेष बल राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से राजधानी में उतरे और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन एक बार फिर से, अभी एयरफोर्स का जिक्र हो रहा था, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने भी इस ऑपरेशन में अपना योगदान दिया। वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक सैन्य कार्रवाई में अमेरिका ने मुख्य रूप से नौसैनिक जहाज़ों के एक बड़े बेड़े को तैनात किया था, जिन्होंने हवाई हमलों में सहायक भूमिका निभाई और सैनिकों को उतारा। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए प्रमुख अमेरिकी युद्धपोतों में शामिल रहा USS ट्यूजिमा LHD-7, जो एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप था। इस जहाज ने एक छोटे विमान वाहक पोत की तरह काम किया, जिसमें हेलीकॉप्टर्स और सैनिक उतारने वाली नौकाएं थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने जाने के बाद इसी जहाज पर लाया गया जो मैंने आपको बताया। USS सैन एंटोनियो और USS फोर्ट लॉडरेल का इस्तेमाल भी इस ऑपरेशन में हुआ। ये सैन एंटोनियो श्रेणी के परिवहन डॉक हैं, जिन्होंने सैनिकों और उपकरणों को ले जाने में बड़ी मदद दी। USS विंस्टन एस चर्चिल, जिसका इस्तेमाल किया गया, ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो हमले के वक्त नौसैनिक बल का हिस्सा रही। अब USS गेरल्ड R फोर्ट ये दुनिया का बड़ा विमान वाहक पोत है जिसे ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया गया। अब मारे लोगों क्लब से ट्रंप की पैनी नजर थी। ट्रंप व्हाइट हाउस से नहीं बल्कि इस क्लब से, फ्लोरिडा के इस क्लब से नजर बनाए हुए थे इस पूरे ऑपरेशन पर। ट्रंप फ्लोरिडा में मौजूद थे, जैसा मैंने आपको बताया। मारा लोगो क्लब से इस पूरे ऑपरेशन पर ट्रंप की नजर थी। वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में नहीं बल्कि ऐतिहासिक सैन्य अभियान की कमान अपने फ्लोरिडा स्थित मार अलाओ क्लब से उन्होंने संभाली। इस दौरान ट्रंप एक सेफ हाउस में, एक सुरक्षित कमरे में बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को लाइव स्ट्रीम पर देख रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि ये किसी टेलीविजन शो को देखने जैसा था, जहां पर वो कमांडो को मादुरो के परिसर में घुसते हुए देख रहे थे, उन्हें सुन रहे थे। तो अब ये पूरा ऑपरेशन हो गया। डोनाल्ड ट्रंप प्राउडली इस ऑपरेशन के बाद मीडिया के सामने आए और उन्होंने सीधे तौर पर ये बताया कि वहां पर जो ऑयल रिजर्व है उस पर हमने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया था, आगे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसीलिए मैंने आपको बताया, इन होल एंड सोल इस पूरी स्टोरी का यही है कि इस ऑपरेशन के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की इस दादागिरी के बाद दुनिया दो धड़ों में बट चुकी है। शक्ति का सदुपयोग या फिर शक्ति का नाजायज इस्तेमाल, इसको लेकर बहस खुली है।